नमस्कार। आज हम MHD 15 जो कि हिंदी उपन्यास 2 के दिसंबर 16 का व्याख्या करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू मुसलमानों के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का बीज सरकारी नौकरियों को हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक अनुपात में बांटने के दिन या उनके चुनाव क्षेत्र अलग अलग बना देने से ना ही बोया गया था, बल्कि मुसलमान को म्लेच्छ और अछूत समझने के दिन से बहुत दिया गया था। हिंदू को आप खुद बनाकर भी दबा सकते हैं, क्योंकि वह आपके धर्म से बंधा। मुसलमान तो उस धर्म से नहीं बना। वह अछूत समझे जाने का अपमान क्यों बर्दाश्त करे। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच के दूसरे खंड देश का भविष्य से लिया गया है। एक दिन तारा के कार्यालय में सचिव का फोन आया कि वह आवश्यक फाइलें लेकर योजना आयोग के परामर्शदाता डॉक्टर प्राण से उनके कार्यालय में जाकर स्वयं मिले। तारा फाइलें तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र लेकर डॉक्टर प्राण के दफ्तर में पहुंची और उसने चपरासी के हाथ में अपना नाम और मिलने का उद्देश्य लिखकर एक पर्ची डॉक्टर प्राण के पास पहुंचाई। डॉक्टर प्राण ने उसे बुलाया। वह उसे पहचान गया कि यह वही लड़की है जो 5 वर्ष पहले उसके घर बच्चों को पढ़ाने आती थी, जिसके प्रति उसके मन में प्रेम भाव भी उदित हुआ था। दोनों पुरानी बातों को याद करते रहे और फिर डॉक्टर प्राण हिंदू मुस्लिम संबंधों पर, दोनों संप्रदायों के बीच तनाव और वैमनस्य के बीच में अपना विषय के बारे में अपना मत प्रकट करने लगे। व्याख्या। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश शासकों की नीतियों ने जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को सरकारी नौकरी देना या उसके चुनाव क्षेत्र अलग अलग बना देना आदि हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य पैदा किया। दोनों एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। इसमें थोड़ा सा सच भी हो सकता है, पर वास्तविक कारण था मुसलमानों में भारत में प्रवेश के समय से ही हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति व्यवहार और सोच। हिंदुओं ने मुसलमानों को अस्पृश्य समझकर उनको अपने से नीचा समझा, उन्हें म्लेच्छ कर कर उनके दिल दुखाए। सदियों से हिंदुओं का उनके प्रति यह आचरण देखकर, उनका दुर्व्यवहार सहकर प्राचीन कटु स्मृतियों को भुला पाने का कारण वे अचानक कैसे विश्वास कर लें। हिंदू वस्तुतः उन्हें अपना भाई समझते हैं, अपने बराबर का हकदार मानते हैं। वह गांधी आदि की बातों पर, आश्वासनों पर भले ही वह सच्ची हो, विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें धोखा, प्रवंचना, छद्म, ढोंग, चालबाजी मानते रहे और मुस्लिम लीग के नेताओं के उत्तेजक, भड़काने वाले भाषणों पर विश्वास करके पाकिस्तान की मांग पर डटे रहे। केवल कुछ मुसलमान ही कांग्रेस की बातों को सही मानकर पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध करते रहे। हिंदुओं ने मुसलमानों के प्रति जो अन्याय किया है, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जहाँ तक हिंदुओं को अस्पृश्य, अछूत कही जाने वाली जातियाँ भंगी, चमार, डोम आदि को वह हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था मानते आ रहे हैं, वे स्वयं को हिंदुओं का अभिन्न अंग समझते रहे हैं। अन्य हिंदुओं की तरह रामकृष्ण को अवतार मानते रहे, देवी देवताओं में विश्वास करते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे, दिवाली, दशहरा आदि त्योहार मनाते रहे। अतः अपने को हिंदू मानकर वे दबते रहे हैं, अत्याचार, अन्याय सहते रहे। उनकी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि वह अपनी दुर्व्यवस्था का कारण भाग्य को समझे, पिछले जन्म के कर्म तथा ईश्वर को मानते रहे हैं। परंतु मुसलमान तो स्वयं को हिंदुओं का अभिन्न अंग नहीं मानता, बल्कि बिल्कुल भिन्न समझता है, क्योंकि उसका विश्वास, उसका खुदा, उसके रीति रिवाज, पूजा विधि, रहन सहन की पद्धति सब भिन्न है। अतः वे हिंदुओं के अत्याचार क्यों सहे। हिंदुओं ने मुसलमानों से छुआछूत का व्यवहार किया, क्योंकि वह मानते थे कि उनके स्पर्श से उनका धर्म बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। परंतु उनके इन्हीं नियमों का दुष्परिणाम आज यह निकला कि देश 2 टुकड़ों में बट गया और आज भी दोनों जातियों के बीच मनमुटाव है, वैमनस्य है, घृणा है। भले ही वह राख से ढकी हुई चिंगारी ही क्यों न हो, यह विडंबना नहीं तो क्या है। विशेष
डॉक्टर प्राण के विचार भारत के कुछ बुद्धिजीवियों के विचारों के प्रतिबिंब हैं। उनके विचारों से सहमति के पीछे असली कारण मुसलमानों की वह मानसिकता नहीं थी जिसकी चर्चा डॉक्टर प्राण ने की। विभाजन के पीछे तत्कालिक राजनीतिक वातावरण या मुसलमान नेताओं का स्वार्थ था और वातावरण को विषाक्त करने का कारण था ब्रिटिश कूटनीति। कथन तर्कपूर्ण है, भाषा सशक्त है। डॉक्टर प्राण के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, जब नौशेर खां का आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे हुरमुज से कहा, बेटा दिल से फ़कीरों दरवेशों की हिफाजत कर, अपने आराम की फ़िक्र ना रख। कोई भी अक्लमंद यह पसंद ना करेगा कि चरवाहा पढ़ा होता हो और भेड़ियाँ उसके गोल में रहे। होशियारी से दरवेशों को मोहताजों का ख्याल रख, इसलिए कि रियाया के बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है। रियाया की जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह। दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ऐ मेरे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना। अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। यह पंक्तियाँ कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा से लिया गया है। शाह जी के पुत्र लाली शाह को गांव के मदरसे में पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीत गया था। इस बीच उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया था। एक दिन छोटे साहब काशी राम, लाली शाह की अभिभावक राबिया तथा लाली बैठी थी। छोटे शाह ने लाली से पूछा कि क्या उसने वो पुस्तक पढ़ ली है जो उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी। लाली ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसकी पुस्तक का एक अंश पढ़कर सुनाने लगा। व्याख्या। जब नौशेर खां मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, अपने अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने बेटे हुरमुज को बुलाया। हुरमुज नौशेरवां का उत्तराधिकारी था। उसे ही पिता की मृत्यु के बाद शासन करना था। हुरमुज जब उनके पलंग के पास बैठ गया तो नौशेर खां उसे उपदेश देते हुए कहे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद राज्य के सिंहासन पर बैठकर देश का शासन चलाओगे। सच्चा, सफल और यशस्वी राजा वही होता है जो प्रजावत्सल हो, दीनहीनों की रक्षा करे, उनकी संकट में सहायता करे, साधु संतों, फकीरों, दरवेशों का ध्यान रखे, पीरों का आदर करे, अपने सुख आराम सुविधाओं से अधिक प्रजा के सुख की चिंता करे और उसे सुरक्षित तथा सुखी बनाने के कामों में व्यस्त रहे। यदि पेड़ों का रखवाला चरवाहा भेड़ों की चिंता ना करके आलस्य में पड़कर सो जाए और उसकी गफलत का लाभ उठाकर भेड़ियां भेड़ों के झुंड पर आक्रमण करके उन्हें मार डाले, तो सब लोग इस लापरवाही और गफलत के चरवाहे को ही दोषी ठहराएंगे। देश के शासक को भी हर पल हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। यदि राजा वृक्ष है तो प्रजा उस वृक्ष की जड़ें हैं। यदि जड़ें मजबूत हो तो वृक्ष आंधी, पानी, तूफान, गर्मी, बर्फीली हवाओं का सामना करके भी सुरक्षित रहता है। प्रजा की शक्ति, प्रजा का सुख चैन ही राजा की सुरक्षा तथा सुख चैन है। प्रजातंत्र में भी प्रजा ही शासक को शासक बनाती है। अतः बेटा, मेरे मरने के बाद तुम प्रजा का ध्यान रखना, उसमें अमन चैन रखना राजा का कर्तव्य है, सर्वोपरि दायित्व है। यदि तूने प्रजाजनों को सताया, उन पर अत्याचार अन्याय किए तो निश्चय ही तेरे लिए, तेरे ताज के लिए, ऐश्वर्य वैभव के लिए खतरा बन जाएगा। ऐसा करना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। ऐसा राजा उतना ही मूर्ख और विवेकहीन होता है जितना पेड़ की डाली पर बैठे व्यक्ति कुल्हाड़ी से उसके तने पर प्रहार करके उसे काटने के लिए तत्पर होता है। यदि शासक अपनी प्रजा की पीरों फकीरों के यह गुण पर दुख, कातरता, परोपकार, दीनहीनों की सेवा, सहायता करना आदि न होंगे तो उस देश में क्रांति, विद्रोह, हिंसा आदि होंगे और अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता नष्ट हो जाएंगे। कानून कायदे के अनुसार शासन करना राजा का कर्तव्य है, परंतु यह कानून कायदे प्रजा के हित के लिए होने चाहिए। विशेष, लेखिका ने लोक भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्ति को अत्यंत प्राणवान और प्रभावशाली बना दिया है। संवाद की भाषा पात्र एवं प्रसंग के अनुरूप है। काशीराम द्वारा कही गई बातें हमारे देश के ही नहीं, अन्य देशों के साधु संतों, फकीरों, पीरों, पैगंबरों आदि ने भी कहीं
कही हैं। पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा के भी शब्द आए हैं। तीसरा, जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती। हम जैसे लोग जो ना उच्च वर्ग के हैं ना निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त है कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना हमारे पर छा जाती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास सूरज के सातवां घोड़ा के तीसरी दोपहर को सुनाई गई कहानी से लिया गया है। व्याख्या। प्रेम का सामान्य अर्थ है मोहब्बत, लगाव, रागात्मक संबंध। प्रेम के अनेक रूप होते हैं। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी के बीच रागात्मक संबंध। पर सामान्यतः नर नारी के बीच प्यार मोहब्बत को ही प्रेम की संज्ञा दी जाती है। सफल और आदर्श प्रेम वही है जिसका अंत विवाह में और विवाह के बाद सुखी मधुर दाम्पत्य जीवन हो। परंतु दुर्भाग्य है कि ऐसा पराया नहीं हो पाता कि इनके अनेक कारण हैं। समाज का आर्थिक ढांचा, सामाजिक रूढ़ियाँ, परंपराएं, मान्यताएं आदि। जमुना और तन्ना का प्रेम सच्चा था, प्रगाढ़ था और वे दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, परंतु उनके शुभचिंतक, हितैषी कहे जाने वाले माता पिता ही उनके शत्रु बन गए और उन्हीं के कारण दोनों का जीवन यातना में बन गया। जमुना की माँ तन्ना को नीच गोत्र का समझकर उससे विवाह नहीं करती और तन्ना के पिता महेश्वर कुछ तो बदले की भावना के कारण, कुछ दहेज के लोभ होने के कारण इस विवाह संबंध को स्वीकृति नहीं देते हैं। जमुना के माता पिता गरीब हैं। अच्छे वर के साथ जमुना का विवाह कराने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। परिणाम होता है कि जमुना की शादी एक संपन्न बुढ़े के साथ हो जाती है जो जेवर, कीमती वस्तु तो दे सकता है परंतु उसकी शारीरिक भूख मिटाने तथा संतान देने में असमर्थ है। जमुना अपने लिए रास्ता स्वयं ढूंढ लेती है। रामधन तांगे वाला उसकी दोनों कामनाओं को पूरा कर देता है। इस प्रकार जमुना की कहानी के अनुसार हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियाँ ही प्रेमी युगल गली के त्रासद अंत के लिए उत्तरदायी है। पर एक ओर धन की चाह ने और दूसरी ओर गली सड़ी परंपराओं, रूढ़ी मान्यताओं ने हमारे चित्र की स्वाभाविक कोमल भावनाओं का गला घोट दिया है, हमारी विचारधारा को दूषित कलुषित कर दिया। धन वह बटन है जिससे मनुष्य रूपी मशीन चलती है। वह जिस दिशा में जिस तरह चलाता है हम उसी दिशा में उसी तरह चलते हैं। हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं रह गया। हम धन के गुलाम हो गए हैं। उच्च आदर्श, उच्च विचार, कोमल भावनाएं, एक शब्द में कहें तो महान समस्या, मानव मूल्य, जिनके कारण मानव है, जिसके अभाव में पशु है, जड़ है, नष्ट हो गए। धन रूपी अफीम ने हमारी चेतना हर ली है और हम सब एक अजीब सी बेहोशी में, जड़ता में, निष्क्रियता में, कुएं में गिर पड़े हैं। विशेष भाषा प्रौढ़ तथा प्रांजल है। मानिक लेखक का प्रतिरूप है, अतः उसके विचार ही मानिक के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। यथार्थवादी दृष्टि है। घ तुम मंझोली हैसियत के मनुष्य हो, मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो। इस मुगालते में ना रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है, वहीं फैलता है, वहीं उछलता है। कीचड़ से बचो, यह जगह छोड़ो, यहाँ से पलायन करो। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी से लिया गया है। इस उपन्यास में ग्रामीण संदर्भों के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में व्याप्त उस यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी भी तरीके को अपनाकर अमीर बन जाना ही व्यक्ति के सम्माननीय होने की गारंटी है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें यहाँ से पलायन करने की सलाह दे रहे हैं। व्याख्या। उपन्यास का लेखक का सरोकार समाज के ग्रामीण, किसान, मजदूर, श्रमिक, दलित एवं शोषितों के प्रति स्पष्ट रूप से हो रहा है। वह आदमी को प्राथमिकता देते हैं। पलायन से बचने बचाने का उनका संकल्प सामाजिक प्रबुद्धता के लिए है। उपन्यासकार मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ का वातावरण कीचड़ के समान दूषित हो चुका है और वह तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। यहाँ के लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनके सुधरने की आशा तुम मत करो। कीचड़ से चाहे कमल पैदा होने की संभावना बनती हो, किंतु इस दूषित समाज के भ्रष्ट लोगों से तुम किसी भी तरह से सकारात्मक चमत्कार की उम्मीद मत करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इस जगह को छोड़कर कहीं और पलायन कर जाओ।
विशेष। इस गद्यांश में लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार पर प्रहार किया तथा उसकी तुलना कीचड़ से की है। गद्यांश की भाषा सरल किंतु प्रसंग के अनुकूल है। भाषा व्यंग्यपूर्ण और विचारात्मक है। धन्यवाद।